जलेबी वाले का लालच। गिरधर गोपालगंज गांव के अंदर जलेबी बेचा करता था और अपने परिवार का खर्च चलाया करता था। उसकी जलेबी बहुत अच्छी बिकती थी और रोज उसकी बहुत अच्छी कमाई हुआ करती थी। वह खुशी खुशी घर जाया करता था। ऐसे ही आज भी वह खुशी खुशी घर जा रहा था और ठेला ले जाते हुए वो खुद से कहता है, बस ऐसे ही गंगा मैया की कृपा से मेरी कमाई होती रहे तो अपनी बेटी पायल को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। वैसे भी मेरी पायल बिटिया पढ़ाई लिखाई में बड़ी होशियार है। मैं चाहता हूँ कि उसका भविष्य उज्जवल हो। गिरधर ये बोलकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे अपने बचपन का दोस्त ओम प्रकाश मिलता है और कहता है, अरे गिरधर भाई, आज तुमने ठेला जल्दी बंद कर दिया। मैं तुम्हारे ठेले की तरफ आ रहा था। वो क्या है ना भाई, आज मेरी सारी जलेबियां कुछ जल्दी बिक गई। सर्दियों के मौसम में लोगों को जलेबी खाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा समय से घर चला जाता हूँ और परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिता लेता हूँ। अभी तो कमाने का समय है और तुम घर जा रहे हो। तुम्हें पता है सर्दियों में जलेबियां ज्यादा खाई जाती हैं, तब तो तुम्हें ज्यादा सामान इस्तेमाल करके जलेबियां तैयार करनी चाहिए ताकि ज्यादा कमाई कर सको। गर्मियों में तो जलेबी देखते ही गर्मी लगने लगती है। ये तो तुमने 100% की बात बोली है भाई। कल से मैं ज्यादा सामान लेकर आऊंगा और ज्यादा जलेबी बनाऊंगा। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या हो गया? अरे वो जमींदार की पोती का मुंडन है। वो चाहता है कि तुम मुंडन में उपलक्ष्य में मेहमानों को जलेबी बनाकर खिलाओ, इसीलिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसने मुझे कॉल किया था। भगवान तुम्हारी मदद करे, हमेशा तुम्हारा साथ दे ओम प्रकाश भाई। मैं अभी जाकर जमींदार से बात करके आता हूँ। गिरधर अब जमींदार के पास जाता है और जमींदार उसे देखते ही कहता है, गिरधर इतने पैसे तो कमा लेता है कि अपने पास एक छोटा फोन रख सके। तुझसे बात करने के लिए भी तेरे दोस्तों को कॉल करना पड़ता है। माफ करना जमींदार जी, मुझे फोन चलाना नहीं आता, तो मैं अपने पास फोन नहीं रखता। खैर, इस गरीब को कैसे याद किया आपने? अरे तुझे ओम प्रकाश ने बताया होगा कि मेरे घर में मुंडन है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे घर में आने वाले मेहमानों के लिए 5 किलो जलेबी बनाए। इस काम के मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। हमारे घर में फंक्शन रविवार के दिन है। ठीक है मालिक, आप निश्चिंत हो जाइए। मैं सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लूंगा और ऐसी जलेबी बनाकर खिलाऊंगा कि सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जमींदार ने थोड़ी देर दिमाग लगाया और उसके बाद कहा, मेरे घर में सालों के बाद बच्चा हुआ है गिरधर। मैं चाहता हूँ कि हर कोई तेरे हाथों की जलेबी का स्वाद चखे, इसीलिए हम पैसों का हिसाब नहीं रखते। मैं तुझे 20,000 दूंगा और जितने भी लोग जलेबी खाएंगे तो सबको जलेबी खिलाना। अब इसमें तेरा फायदा हो या मेरा, 20,000 की रकम फिक्स करते हैं। जैसा आप बोले जमींदार जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। गिरधर ये बोलकर चला जाता है और जमींदार अपने मन में सोचता है, अब सब लोग कहेंगे कि फंक्शन में दिल खोल कर खर्चा किया, जबकि गिरधर की जलेबियां गांव वाले पागलों की तरह टूट टूट कर खाएंगे, क्योंकि वो इतनी स्वादिष्ट जलेबी जो बनाता है और मुझे इसके लिए सिर्फ 20,000 देने पड़ेंगे। ऐसे ही मुनाफा कर लेता हूँ मैं। यूं ही मेरा नाम मंगल जमींदार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गिरधर जब घर आता है और ये सारी बातें अपनी पत्नी अंकिता को बताता है, तो वो कहती है, जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप ये जमींदार से कैसा सौदा करके आ गए? इसमें तो आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है, कोई फायदा तो है नहीं। कैसी बात कर रही हो अंकिता? अगर पूरे गांव वाले कम जलेबी खाएंगे तो हमारा तो फायदा होगा, पैसे बचेंगे हमारे पास। आपने कभी खुद अपनी जलेबी का स्वाद चखा भी है? आप बहुत अच्छी जलेबी बनाते हो, सब लोगों को वो बहुत पसंद आएगी और उसके बाद सब लोग भर भर कर जलेबी खाएंगे और कुछ तो पैक करवा कर भी ले जाएंगे। आपका ही नुकसान होगा। गिरधर कुछ देर के लिए सोचता है और उसके बाद कहता है, ये बात तो मैंने सोची नहीं। हाँ, ये सच है, मेरी जलेबी सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और लोग भर भर कर खाएंगे। इस तरह तो जमींदार जी सिर्फ 20,000 देकर छूट जाएंगे, और अगर मेरी लागत ही ज्यादा लग गई तब मैं क्या करूंगा? यही बात तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ जी। आप कोई फायदे का सौदा नहीं करके आए हैं, बल्कि अपने सर पर नुकसान लेकर आ गए। अब आपको इस मुसीबत में पड़ने के साथ इस मुसीबत का कोई हल भी निकालना ही होगा। अब गिरधर परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसके बाद पूरी रात सोने के बाद और अपनी पत्नी के पास जाता है। अंकिता, अगर मैं ऐसी जलेबी बना दूं जो लोगों को पसंद ही ना आए, तब तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। सब लोग मेरी जलेबी कम खाएंगे और मुझे जमींदार से पूरे 20,000 रुपए मिलेंगे। हाँ जी, अब यही रास्ता है। आप सब लोगों को थोड़ी कम अच्छी जलेबी बनाकर खिलाएं। वैसे भी हर कोई यही सोचेगा कि जमींदार ने कंजूसी की होगी,
तभी आपने जलेबी का स्वाद थोड़ा कम अच्छा रखा है। अब गिरधर ऐसे ही करता है। वो जमींदार के घर फंक्शन में कम अच्छी जलेबी बनाता है, जिस वजह से पूरे गांव वाले सिर्फ 2 से 3 किलो जलेबी ही खाते हैं। लेकिन अगले दिन जब वो अपना ठेला लगाकर गांव में खड़ा हुआ था तो कोई भी उसकी जलेबी खाने नहीं आता। क्या बात है, आज तो कोई मेरी जलेबी खाने के लिए आ ही नहीं रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होता था। इस समय तक तो मेरी आधी जलेबियां बिक जाया करती थी। तभी वहाँ से गांव की लीला मौसी निकलती है। आप तो रोज सुबह मेरे ठेले पर खड़े होकर जलेबी खाती थी, लेकिन आज तो आप यहाँ पर आ ही नहीं रही। गिरधर, मैं तेरे यहाँ की जलेबी इसलिए खाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तू दिल का अच्छा और नेक जलेबी वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू लालची जलेबी वाला है। तूने गिरधर इतना बड़ा धोखा गांव वालों के साथ कैसे किया? जमींदार के फंक्शन में जानबूझकर कम अच्छी जलेबी बनाई। अब तो तेरे हाथों में वो स्वाद ही ना रहा। मौसी, वो बात यह है कि मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझती हूँ। मानती हूँ जमींदार चालाक था और उसने चालाकी की, लेकिन तू भी उसी की तरह बन गया। और गिरधर को खुद भी बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी अंकिता कहती है, जी आज भी आपकी जलेबी नहीं बिकी है क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था और आपकी जलेबी अच्छे से बिक जाया करती थी, फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? ये सब कुछ जमींदार के साथ किए गए उस लालच की वजह से हो रहा है। अब हर कोई मुझे लालची जलेबी वाला कहकर पुकार रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसके बाद वो अपने घर में अपने बच्चे के प्राइवेट स्कूल में दाखिले के लिए जमा किए गए पैसे निकाल कर लाती है और उसे देते हुए कहती है, ये लीजिए गिरधर जी, ये आखिरी लालच हम दोनों ने मिलकर किया है, तो इसे भुगतना भी हमें पड़ेगा। कुछ दिन के बाद हमारे बच्चे का जन्मदिन है। हम गांव वालों को ज्यादा बड़ी दावत तो दे नहीं सकते, लेकिन आप इन पैसों से जलेबी बनाकर उन्हें खिलाएं। उससे क्या हो जाएगा अंकिता? इससे ये होगा गिरधर जी कि सब लोगों को लगेगा कि आप लालची जलेबी वाले नहीं हैं और सब फिर से आपसे जलेबी खाने लगेंगे। लोगों को लगेगा कि आपने धोखे से कमाया हुआ पैसा गांव वालों पर ही वापस दे दिया और सब लोगों के मुंह पर फिर से आपकी स्वादिष्ट जलेबी का स्वाद आ जाएगा। मैं वादा करता हूँ अंकिता, आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं इस छोटे से लालच के चक्कर में अपने व्यापार को धोखा देने चला था। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुम बहुत अच्छी पत्नी हो। जब मैं आपके सुख में आपका साथ दे सकती हूँ तो आपके दुख में भी साथ देना मेरा फर्ज बनता है। आखिर मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपके सर पर लगा हुआ लालची जलेबी वाले का कलंक अब हम दोनों मिलकर हटाएंगे। अब गिरधर ऐसा ही करता है और सारे पैसों से जलेबी का सामान ले आता है और उसकी पत्नी भी उसके साथ जलेबी बनाने में उसकी मदद करती है। और जब उसके बच्चे का जन्मदिन था तो उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है और इस खास दिन पर क्यों ना हम सभी गांव वालों के बीच जलेबियां मुफ्त में बांट दें। सभी गांव वाले जैसे ही गिरधर की जलेबी खाते हैं तो फिर से सबकी जुबान पर गिरधर की जलेबी का स्वाद चढ़ जाता है और अब उसे कोई भी लालची जलेबी वाला कहकर नहीं पुकारता। चंदू एक चोर था। वो स्टेशन पर खड़ा रहता था और जैसे ही ट्रेन चलती थी वैसे ही खिड़की पर जो भी मोबाइल चलाता हुआ उसे दिख जाता था उसका मोबाइल फोन छीनकर वहाँ से भाग जाता था। ट्रेन चलने लगती थी, इसीलिए कोई ट्रेन से कूदने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। अरे वाह, आज तो आईफोन मिल गया। ये कम से कम 20-25 हजार में तो बिक ही जाएगा। चंदू मोबाइल लेकर चोर बाजार पहुँच गया। वो किसी दुकान पर जाकर मोबाइल बेचने लगा। अरे चंदू, आज तो लंबा हाथ मार लिया तूने, लेकिन ये इतना महंगा फोन मैं नहीं ले सकता भाई। इस मोबाइल में बहुत सिक्योरिटी होती है, मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा भाई। ए कमाल करते हो बिहारी लाल। मैं एक चोर होकर इतना महंगा फोन चोरी करते हुए नहीं डरा, और तुम ये फोन खरीदते समय डर रहे हो। यार तुम लोग तो दिन भर दुकान में बैठे रहते हो बे। हम लोगों को रिस्क लेना पड़ता है समझे, और मेहनत भी करनी पड़ती है। चुपचाप ये फोन ले लो समझे, वरना आप। इतने में पीछे से चंदू के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर पीछे देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी था। हाँ भाई, लाओ ये फोन मुझे दे दो। ठीक है, मुझे तो किसी ना किसी को फोन बेचना ही है। ले लो, निकालो 5000। हाँ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, देता हूँ। चंदू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वैसे ही उस आदमी ने चंदू के दोनों हाथों में हथकड़ियां पहना दी। इतने में बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर आ गए। अरे ये सब क्या है? ये तो धोखा हुआ है मेरे साथ है। अच्छा, एक छोटा सा धोखा खाकर तुम्हें कष्ट हो रहा है, और जो तुम लोगों की मेहनत से कमाए हुए मोबाइल फोन
उनका पर्स चोरी कर लेते हो, तब उन लोगों पर क्या बीतती होगी। इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? मैं हूँ इस इलाके का एसीपी। तुमने इस बार गलत आदमी का फोन छीन लिया। इस तरह से पुलिस ने चंदू को जेल में डाल दिया। वो जेल में कभी कविताएं पढ़ा करता था तो कभी गाने गाया करता था। उसका व्यवहार देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए और उसे जेल से 6 महीने बाद छोड़ दिया गया। देखो, तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से तुम्हें छोड़ा जा रहा है। बाहर निकलने के बाद मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। चोरी करना बंद कर दो, कुछ ढंग का काम धंधा करो। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे काम कौन देगा? तुम्हें दूसरे के यहाँ नौकरी करने को किसने कहा? बर्गर, पिज्जा, पापड़, गोलगप्पे, चाय कुछ भी बेचो। खैर, चंदू 6 महीने बाद जेल से छूटकर अपनी झोपड़पट्टी में आ गया और मन ही मन सोचने लगा। एसीपी साहब ने बिल्कुल सही कहा। आखिर कब तक मैं चोरी करता रहूंगा? बार बार पकड़ा जाऊंगा। मैं अभी तक स्टेशन पर चोरी करता था, तो अब स्टेशन ही एक तरीके से मेरा घर बन चुका था। तो मैं क्यों ना स्टेशन पर ही चाय या गोलगप्पे बेचूं? चाय तो बहुत लोग बेचते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, गोलगप्पे बेचता हूँ स्टेशन पर। अगले दिन ही चंदू ने गोलगप्पे की एक टोकरी बना ली और अपनी खोपड़ी पर रखकर स्टेशन पहुंच गया। तभी स्टेशन पर ट्रेन आ गई और चंदू गोलगप्पे की टोकरी खोपड़ी पर रखकर ट्रेन के अंदर घुस गया। गोलगप्पे ये खा लो, गोलगप्पे ये। मेरे गोलगप्पे का पानी देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ। अरे भाई साहब, ये गोलगप्पे कैसे दिए? 10 का 4। अरे बाप रे, गोलगप्पे में मटर की जगह सोना चांदी डालते हो क्या? बिल्कुल टोपा हो क्या भैया? सोना चांदी गोलगप्पे के अंदर कौन डालता है? और अगर सोना चांदी डालकर बेचूंगा अभी तो 10 रुपए का 4 नहीं, 10 लाख का 1 बेचूंगा। मोटे खाना है तो खाओ, वरना प्रभु के गुण गाओ। अरे नहीं भाई, हमें नहीं खाना इतना महंगा गोलगप्पा। लेकिन लड़कियों और औरतों को तो गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। वैसे भी ट्रेन के अंदर गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं? कम से कम भाई साहब गोलगप्पे बेच तो रहे, यही बहुत बड़ी बात है। लाओ भैया, इधर ले आओ, हमें गोलगप्पे खिलाओ। दिन भर मेहनत करके उसने 300-400 रुपए कमा लिए, लेकिन जब वो घर पहुंचा तब वो ज्यादा खुश नहीं था और बहुत थक भी चुका था। पहले तो मुझे लगा कि चोरी करने से अच्छा गोलगप्पे बेचना होगा, लेकिन मैं एक प्लेट गोलगप्पे में सिर्फ 3 रुपए कमा पाता हूँ। इससे अच्छा तो मेरा चोरी का धंधा था। एक झटके में 3-4 हजार अंदर कर लेता था मैं। गोलगप्पे का सहारा लेकर ही कुछ अलग सोचना पड़ेगा। चंदू रात में प्लान सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया और उसे एक आइडिया आया। सुबह उठकर उसने फिर से गोलगप्पे की टोकरी तैयार की और ट्रेन के अंदर घुस गया। गोलगप्पे ये 10 के 20 से, खा लो तीखे और चटपटे गोलगप्पे 10 के 20 से। 10 के 20 गोलगप्पे सुनकर ट्रेन में बैठे सभी यात्री हैरान हो गए। ओए गोलगप्पे वाले, इतने सस्ते गोलगप्पे क्यों बेच रहा भाई? 20 दिन पुराने खराब गोलगप्पे तो नहीं बेच रहा है? उस आदमी की बात सुनकर चंदू को गुस्सा आया। उसने उस आदमी से कहा, तुम लोगों को हर बात में समस्या होती है। महंगा बेचो तो भी दिक्कत, सस्ता बेचो तो भी दिक्कत। अगर मेरे गोलगप्पों में जरा सी भी खराबी निकली तो मैं अपनी बीवी तुझे दान कर दूंगा, और अगर मेरे गोलगप्पे बिल्कुल ताजा निकले तो तुझे अपनी बीवी मुझे दान करनी होगी। बोल मंजूर है? ये कैसी शर्त है भाई? क्यों? अगर तुझे इतना ही कॉन्फिडेंस है कि मेरे गोलगप्पे खराब है तो डर क्यों रहा है? अरे भैया छोड़ो इन लोगों को, ये मर्द जात होती ही ऐसी है, हर बात पर शक करने की बीमारी होती है। इतने सस्ते गोलगप्पे बेच रहे हो तुम, आज के बाद तो मैं हर रोज इस ट्रेन में सफर किया करूंगी। जल्दी से हमें गोलगप्पे खिलाओ, अब रहा नहीं जाता। चंदू सभी को गोलगप्पे खिलाने लगा। धीरे धीरे वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई। आदमी, लड़के, औरतें, लड़कियाँ सब उसके पास आ गए। भीड़ का फायदा उठाकर उसने लोगों की बहुत सारी पर्स मार ली। रात को जब वो घर पहुँचा और बैग खोला तो उसमें ढेर सारे पर्स थे। ये हुई ना बात। इस तरह उसके पास करीब 30,000 रुपए इकट्ठा हो गए। क्या बात है, ये प्लान तो कामयाब हो गया। एक ही दिन में 30,000, ऐसे तो कुछ ही दिनों में मैं लखपति बन जाऊंगा। तो ये उसका अब रोज का काम हो गया। सस्ते गोलगप्पे के लालच में लोग उसके पास भीड़ लगा लेते थे, जिसका फायदा उठाकर वो लोगों के पर्स बहुत ही आसानी से मार लिया करता था। ऐसा करते करते महीनों बीत गए। एक रात जब चंदू पर्स गिन रहा था तब उसे एक बहुत ही सुंदर पर्स दिखाई दिया। वो पर्स कुछ अलग ही लग रहा था और मजबूत भी था। अरे वाह, ये पर्स तो दमदार है, इसे तो मैं ही रखूंगा। अगले दिन फिर वो टोकरी लेकर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन के अंदर वो फिर से लोगों को गोलगप्पे खिलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने जाकर आरपीएफ से शिकायत की। साहब, लगता है स्टेशन पर पर्स मारने का कोई गैंग आ गया है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता न चलता। यहाँ स्टेशन पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई चोर होता तो पकड़ा जाता। मेरा बेशकीमती पर्स चोरी हो गया है, मुझे लगा यही चोरी हुई होगी। तभी वहाँ चंदू आ गया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। जल्दी जल्दी आओ, लूट लो 10 के 20 गोलगप्पे। तभी आरपीएफ ऑफिसर की नजर उस पर गई। मैं काफी महीनों से देख रहा हूँ, ये पानीपुरी वाला जैसे ही आता है वैसे ही हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। हाँ साहब, आप भी एक बार चक्कर देखिए। आरपीएफ ऑफिसर उस आदमी के साथ चंदू के गोलगप्पे खाने चला गया। गोलगप्पे तो उसे बहुत पसंद आए।
ये लो चंदू, पैसे काट लो। साहब 500 का नोट छुट्टे नहीं है क्या? अरे छुट्टे होते तो 500 का नोट क्यों पकड़ा था? ठीक है साहब, लाओ देता हूँ। चंदू ने छुट्टे देने के लिए अपनी जेब से पर्स निकाला। वो पर्स वही क्रोकोडाइल वाला था। आरपीएफ के साथ वाला आदमी वो पर्स देखकर हैरान हो गया। भाई साहब, ये पर्स किसका है? ये पर्स मेरा है, और किसका है? नहीं साहब, ये तो मेरा पर्स है। मैं इसी पर्स की शिकायत लेकर आपके पास आया था। मैंने मगरमच्छ की खाल से ये पर्स खुद बनवाया था। अच्छा, तो तू ही गोलगप्पे की आड़ में लोगों के पर्स मारता था। चल मेरे साथ। आरपीएफ वाला उसे थाने ले गया। वहाँ उसे वही एसीपी मिला। सर, यही वो चोर है जो अभी तक हजारों लोगों के पर्स चोरी कर चुका है। चंदू, मैंने तुझे समझाया था ना, फिर भी तू नहीं समझा। पिछली बार तो मैंने तुझे 6 महीने में छोड़ दिया था, पर इस बार तो लंबा अंदर जाएगा बे। तो इस तरह से चंदू चोर पकड़ा गया और उसे 20 साल की सजा मिली। इसीलिए हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। कभी न कभी तो पकड़े जाना ही है।